दोस्तों एक बार के लिए सोच कर देखिए कि अतीत में एक ऐसा वक्त भी था जब इस ब्रह्मांड में ना आप थे ना मैं, ना कोई आवाज थी ना कोई रोशनी, ना आसमान था ना जमीन, यहाँ तक कि अंधेरा भी नहीं था, क्योंकि अंधेरे को देखने के लिए भी रोशनी की गैर मौजूदगी चाहिए और यहाँ तो रोशनी का कोई कॉन्सेप्ट ही मौजूद नहीं था। उस समय ब्रह्मांड में कोई स्पेस नहीं था, कोई समय नहीं था, कोई दिशा नहीं थी और ना ही फिजिक्स का कोई नियम था। उस समय ब्रह्मांड में ना ग्रेविटी थी, ना एनर्जी, ना मैटर, बस कुछ भी नहीं। दोस्तों अब तक आप समझ चुके होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ ब्रह्मांड के जन्म से पहले की, यानी बिग बैंग से पहले की। अब दोस्तों सोच कर देखिए कि ब्रह्मांड के जन्म से पहले कुछ भी नहीं था, तो आज हम जो भी देखते हैं वो सब कहाँ से आया? ये तारे, ये अरबों गैलेक्सियां, ये ग्रह, ये पृथ्वी और इस पृथ्वी पर मौजूद आप जो इस समय इस वीडियो को देख रहे हो और ये सवाल सुन रहे हो, आखिर इस ब्रह्मांड में ये सब कहाँ से आए? दोस्तों अक्सर हम सुनते हैं कि ब्रह्मांड का जन्म नथिंग यानी जीरो से एक बिग बैंग धमाके के द्वारा शुरू हुआ, लेकिन बिग बैंग भी तो एक घटना है और हर घटना के लिए किसी न किसी चीज का होना जरूरी होता है। तो असली सवाल ये नहीं कि बिग बैंग कैसे हुआ, बल्कि असली सवाल तो ये है कि बिग बैंग होने की जरूरत ही क्यों पड़ी। और उससे भी ज्यादा खतरनाक सवाल ये है दोस्तों कि जब ब्रह्मांड में कुछ था ही नहीं तो वो कुछ भी नहीं अपने आप सब कुछ कैसे बन गया? आखिर इस ब्रह्मांड में नथिंग से समथिंग कैसे बन गया? क्या इस ब्रह्मांड को बनाने के पीछे किसी उन्नत सभ्यता का हाथ है जिसे हम भगवान कहते हैं, या फिर ये ब्रह्मांड खुद से अपने आप ही बन गया? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम तोमर, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। दोस्तों जब भी हम सुनते हैं कि ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं से सब कुछ बन गया तो इस बात को हजम करना मुश्किल होता है। दोस्तों ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि हम हर चीज को शुरुआत, बीच और अंत में समझने के आदी हैं, लेकिन यहाँ तो शुरुआत से पहले भी कुछ नहीं था। आखिर ब्रह्मांड जीरो से कैसे पैदा हो गया? ये सवाल एक और सवाल को जन्म देता है जो इंसान हजारों सालों से पूछता आ रहा है। क्या इस यूनिवर्स को किसने बनाया? क्या कोई ऐसा डिजाइनर था जिसने इसके नियम तय किए, या फिर यह सब अपने आप बिना किसी योजना के हो गया? दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ने इसे बनाया, कुछ कहते हैं कि यह प्रकृति का खेल है और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यह सवाल ही गलत है। दोस्तों अब तक आपने ये तो अनगिनत बार सुना होगा कि हमारा यूनिवर्स बिग बैंग से पैदा हुआ, एक छोटे से पॉइंट में एक जबरदस्त विस्फोट हुआ और उसी पल से स्पेस फैलने लगता है, समय बहने लगता है और एनर्जी हर तरफ दौड़ने लगती है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा होता है। अक्सर हम बिग बैंग शब्द सुनते ही उसे एक बम की तरह सोच लेते हैं, जैसे किसी खाली जगह में अचानक कुछ फट गया हो। लेकिन सच तो ये है कि बिग बैंग किसी जगह में नहीं हुआ, बल्कि उसी घटना के साथ खुद जगह का ही जन्म हुआ। इसका मतलब ये है कि बिग बैंग से पहले कोई ऐसा स्पेस ही नहीं था जहां कुछ रखा जा सके, और जब स्पेस ही नहीं था तो पहले शब्द का ही मतलब बदल जाता है, क्योंकि पहले और बाद में ये दोनों शब्द समय पर टिके होते हैं और खुद समय बिग बैंग के साथ ही पैदा हुआ। तो जब हम पूछते हैं कि बिग बैंग से पहले क्या था, तो साइंस का जवाब होता है कि ये सवाल वैसा ही है जैसे ये पूछना कि उत्तर ध्रुव के उत्तर में क्या है। जहां दिशा ही खत्म हो जाती है वहां आगे पूछने का मतलब भी खत्म हो जाता है। तो बिग बैंग से पहले क्या था? तो इस सवाल में अक्सर हम ये पूछना चाहते हैं कि समय के जन्म से पहले क्या था। लेकिन दोस्तों इस सवाल का जवाब हम क्लासिकल फिजिक्स के नजरिए से देखते हैं और क्लासिकल फिजिक्स इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती। लेकिन दोस्तों अगर इस सवाल को हम क्वांटम लेवल पर देखें तो क्वांटम फिजिक्स ब्रह्मांड के जन्म के बारे में एक अलग ही तस्वीर दिखाती है, एक ऐसी तस्वीर जहां कुछ भी नहीं भी पूरी तरह खाली नहीं होता। साइंस के मुताबिक जब हम कहते हैं कि कुछ भी नहीं था तो हम असल में मैटर और एनर्जी की बात कर रहे होते हैं, लेकिन यूनिवर्स के सबसे गहरे स्तर पर मैटर और एनर्जी से भी नीचे कुछ और मौजूद होता है। इसे आप नियमों की नींव कह सकते हैं, या फिर एक ऐसा स्टेज जहां अभी किरदार नहीं आए लेकिन कहानी लिखी जा चुकी है। दोस्तों जब भी हम कहते हैं कि कुछ भी नहीं था तो हम आमतौर पर एक खालीपन की कल्पना करते हैं, एक ऐसा खाली डब्बा जिसमें न हवा है, न रोशनी, न कण, न ऊर्जा। लेकिन दोस्तों साइंस की दुनिया में ये कल्पना पूरी तरह गलत साबित हो चुकी है। फिजिक्स कहती है कि नथिंग जैसी कोई चीज असल में मौजूद ही नहीं होती।
आप चाहे यूनिवर्स से सारा मैटर हटा दें, सारी रोशनी निकाल दें, सारी एनर्जी खत्म कर दें, फिर भी जो बचता है वो पूरी तरह खाली नहीं होता। दोस्तों, जो खाली बचता है उसे कहा जाता है क्वांटम वैक्यूम। दोस्तों, अक्सर हम वैक्यूम शब्द सुनते ही सोचते हैं कि कोई खाली जगह, लेकिन क्वांटम फिजिक्स के मुताबिक यह खाली जगह भी लगातार उथल पुथल से भरी रहती है। इस वैक्यूम में बेहद ही छोटे स्तर पर पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स अचानक पैदा होते हैं और फिर एक पल में गायब हो जाते हैं। पार्टिकल और एंटी पार्टिकल को आप इस तरह से समझिए कि अचानक से वैक्यूम में 0 से +1 और -1 पैदा होते हैं और फिर से +1 और -1 आपस में मिलकर 0 बन जाते हैं। दोस्तों, वैक्यूम में पार्टिकल और एंटी पार्टिकल्स के बनने की ये घटना इतनी तेजी से होती है कि हम उन्हें सीधे देख भी नहीं सकते, लेकिन उनके असर को हम माप जरूर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने एक कंटेनर के अंदर वैक्यूम क्रिएट किया और उस वैक्यूम में 2 धातु की प्लेटों को रखा। अब दोस्तों, मजे की बात क्या है पता है? उस वैक्यूम में रखी दोनों धातु की प्लेट्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगीं, वो भी बिना मैग्नेटिक फील्ड के, बिना बिजली के और बिना ग्रेविटी के। दोस्तों, ये एक्सपेरिमेंट हमें ये बताता है कि जिसे हम खाली कहते हैं, असल में वो खाली नहीं बल्कि एनर्जी से भरा हुआ होता है। उस वैक्यूम के अंदर क्वांटम लेवल पर पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स बनते हैं जो कि पल भर में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। अब दोस्तों, सोचकर देखिए कि 0 से जो पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स पैदा हो रहे हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट ना करें तो क्या होगा? तो दोस्तों, इससे होगा ये कि जो पार्टिकल्स होंगे उससे एक अलग यूनिवर्स का निर्माण होगा और जो एंटी पार्टिकल्स होंगे उससे एक अलग यूनिवर्स का निर्माण होगा और दोनों यूनिवर्स में फिजिक्स के अलग अलग नियम काम कर रहे होंगे। और भविष्य में पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल से बने ये दोनों यूनिवर्स कभी एक दूसरे से मिलते हैं तो ये फिर से एक दूसरे को कैंसिल आउट करके 0 बना सकते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि जिसे हम बिग बैंग कहते हैं, जिसमें नथिंग से समथिंग बना, असल में उसमें 0 से मैटर और एंटी मैटर इसी तरह से पैदा हुआ होगा। और जिस ब्रह्मांड को हम देखते हैं वो मैटर से बना हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी दूसरी डायमेंशन में हमारे ब्रह्मांड की तरह ही एंटी मैटर से बना हुआ ब्रह्मांड भी मौजूद होगा। और वो एंटी मैटर से बना ब्रह्मांड और हमारा मैटर से बना ब्रह्मांड अगर किसी दिन आपस में टकरा गए तो ये दोनों ब्रह्मांड एक दूसरे को कैंसिल आउट करके फिर से 0 बना देंगे। दोस्तों, ये विचार सच में डरा देता है, लेकिन ब्रह्मांड के जन्म के बारे में क्वांटम फिजिक्स के द्वारा दी गई ये थ्योरी सटीक लगती है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि जैसा कि अभी हमने जाना कि क्वांटम लेवल पर 0 से पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स अचानक से पैदा होते हैं और पल भर में पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करके फिर से 0 बना देते हैं, यानी नथिंग से समथिंग बना और पल भर में समथिंग से फिर से नथिंग बन जाता है। अगर इसे ब्रह्मांड के संदर्भ में देखें कि अगर यूनिवर्स का जन्म सिर्फ एक क्वांटम घटना थी तो वो तुरंत खत्म क्यों नहीं हो गया? क्योंकि क्वांटम दुनिया में जो चीजें अचानक से पैदा होती हैं वो उतनी ही जल्दी गायब भी हो जाती हैं। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब छुपा है एनर्जी के एक बेहद अजीब और हैरान करने वाले कॉन्सेप्ट में। हम आमतौर पर सोचते हैं कि यूनिवर्स में बहुत सारी एनर्जी है, तारे जल रहे हैं, गैलेक्सियां घूम रही हैं, हर जगह कुछ न कुछ चल रहा है, लेकिन फिजिक्स एक और बात कहती है, वो ये कि मैटर और रेडिएशन की एनर्जी पॉजिटिव होती है लेकिन ग्रेविटी की एनर्जी नेगेटिव मानी जाती है। और जब वैज्ञानिकों ने पूरे यूनिवर्स की गणना की तो उन्हें एक चौंकाने वाला नतीजा मिला। मैटर और एनर्जी की पॉजिटिव वैल्यू और ग्रेविटी की नेगेटिव वैल्यू एक दूसरे को लगभग कैंसिल कर देती है। मतलब ये कि पूरे यूनिवर्स की कुल एनर्जी शायद 0 है। हो सकता है कि एंटी मैटर से कोई दूसरा ब्रह्मांड बना ही ना हो और मैटर से बने हमारे ब्रह्मांड में खुद ग्रेविटी ही नेगेटिव एनर्जी का काम कर रही हो। दोस्तों, ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन अगर यह सच है तो इसका मतलब बहुत बड़ा है। इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स को पैदा होने के लिए किसी एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत ही नहीं पड़ी, जैसे 0 से 0 बन जाए। इसीलिए कुछ वैज्ञानिक यूनिवर्स को फ्री लंच कहते हैं, एक ऐसा सिस्टम जो बिना किसी लागत के खुद को अस्तित्व में ले आया। दोस्तों, आपको बता दूं कि जब बिग बैंग हुआ तो शुरुआती यूनिवर्स बहुत तेजी से फैला, इतनी तेजी से कि क्वांटम लेवल की छोटी छोटी असमानताएं आज की गैलेक्सियों का बीज बन गईं। दोस्तों, ब्रह्मांड के बनने की इस प्रक्रिया को इन्फ्लेशन कहा जाता है। अगर ये इन्फ्लेशन ना होता तो शायद यूनिवर्स या तो तुरंत ढह जाता या फिर कभी स्थिर ही नहीं हो पाता।
अब दोस्तों यहाँ पर एक सवाल सामने आता है कि अगर इस तरह से यूनिवर्स पैदा हो सकता है तो क्या सिर्फ एक ही ब्रह्मांड पैदा हुआ होगा या फिर हमारे ब्रह्मांड की तरह ही कई और यूनिवर्स भी पैदा हुए होंगे। दोस्तों इस विचार को मल्टीवर्स कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि हमारा यूनिवर्स अकेला नहीं है, यह शायद कई यूनिवर्स में से एक है। हर यूनिवर्स अपने अलग नियमों के साथ, अपनी अलग फिजिक्स के साथ और शायद अपने अलग समय और स्पेस के साथ पैदा हुआ होगा। कुछ यूनिवर्स ऐसे हो सकते हैं जहां ग्रेविटी बहुत ज्यादा मजबूत हो, कुछ ऐसे जहां एटम बन ही न पाए हों और कुछ ऐसे भी जहां सितारे कभी जल ही न सकें। और कुछ यूनिवर्स ऐसे भी बने होंगे जहां फिजिक्स के नियम बिल्कुल ठीक से काम करते हों ताकि तारे बन सकें, ग्रह बन सकें और उन ग्रहों पर आप जैसे सवाल पूछने वाले दिमाग पैदा हो सकें। दोस्तों अभी विज्ञान के पास मल्टीवर्स के सबूत भले ही ना हों, लेकिन इतना जरूर है कि मल्टीवर्स का विचार अब सिर्फ कल्पना नहीं रहा। दोस्तों मल्टीवर्स की ये थ्योरी उन गणनाओं से निकलती है जो हमने खुद बनाई हैं, उन्हीं नियमों से जिन पर हमारा यूनिवर्स टिका है। अब दोस्तों घूम फिर कर हम फिर से उसी सवाल पर पहुंच जाते हैं कि क्या यूनिवर्स को किसी ने बनाया या फिर हमारा ब्रह्मांड खुद से ही बन गया। दोस्तों यह सवाल सिर्फ धार्मिक नहीं है बल्कि यह दार्शनिक भी है और हैरानी की बात यह है कि यह सवाल साइंस के दरवाजे पर भी खड़ा मिलता है। बहुत से लोग मानते हैं कि ब्रह्मांड में इतने सटीक नियम, इतना संतुलन और इतनी जटिलता अपने आप नहीं हो सकती। उनके लिए यूनिवर्स एक डिजाइन की तरह है और हर डिजाइन के पीछे एक डिजाइनर जरूर होता है। लेकिन दोस्तों साइंस यहाँ पर एक अलग रास्ता दिखाती है। साइंस ये नहीं कहती कि भगवान है या नहीं, बल्कि साइंस बस ये पूछती है कि क्या यूनिवर्स को चलाने के लिए किसी एक्सटर्नल कंट्रोल की जरूरत है भी या नहीं। और अब तक जो जवाब मिला है वो ये है कि यूनिवर्स के नियम खुद में पूरे हैं। ग्रेविटी काम करती है क्योंकि उसका नियम है, पार्टिकल्स बनते हैं क्योंकि फील्ड्स मौजूद हैं और यूनिवर्स फैलता है क्योंकि स्पेस की प्रकृति ऐसी ही है। यह सब किसी कमांड का इंतजार नहीं करता। यहाँ पर एक बहुत अहम फर्क ये है कि साइंस ये नहीं कह रही कि कोई निर्माता नहीं हो सकता, बल्कि साइंस बस यह कह रही है कि यूनिवर्स को समझने के लिए हमें अभी तक किसी निर्माता को जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। और यही बात कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि अगर यूनिवर्स खुद ही अपने नियमों से चल रहा है तो फिर इंसान की इस ब्रह्मांड में क्या जगह है। क्या हम सिर्फ एक दुर्घटना है या एक संयोग या फिर किसी बड़े पैटर्न का हिस्सा। इस विशालकाय ब्रह्मांड में आप सिर्फ एक छोटा सा इंसान हैं, एक मामूली से ग्रह पर जो खुद एक साधारण से तारे के चारों ओर घूम रहा है, जो खुद अरबों तारों में से एक है। वैसे दोस्तों आपका क्या मानना है कि क्या ब्रह्मांड को किसी क्रिएटर ने क्रिएट किया है या फिर ब्रह्मांड का जन्म अपने आप ही प्राकृतिक तौर पर हो गया। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं मैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।